बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन की डेरिवेशन से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी किसी सोल्यूट को किसी लिक्विड में हम डिज़ोल्व करते हैं तो दो तरह के हमारे पास सोल्यूट्स आते हैं। एक वो सोल्यूट्स जो कि लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो लिक्विड की सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो कि किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व होकर उसकी सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ करें उनको हम सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं और उनको हम ये कहते हैं कि उनकी नेगेटिव सरफेस एक्टिविटी है, यानी कि ये सरफेस को एक्टिव बनाने की बजाय उसकी एक्टिविटी को फर्दर कम कर देते हैं। वो सरफेस जो है वो फर्दर दूसरे सब्सटेंसेस के साथ अटैच होने की बजाय वो एवॉइड करती है। जबकि दूसरे इनकी एग्जांपल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जबकि दूसरे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उनकी सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं, या इनके बारे में हम ये कहते हैं कि इनकी सरफेस एक्टिविटी पॉजिटिव है, जैसे सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं। तो जब इनको हम किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो ये सरफेस टेंशन को फर्दर डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से सरफेस फर्दर एक्टिव हो जाएगी। दे आर नोन एज सरफेक्टेंट्स और सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस एंड दे आर सेड टू हैव पॉजिटिव सरफेस एक्टिविटी। अब हम गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो ये इक्वेशन 1878 में गिब्स ने डिराइव की थी। इसको डिराइव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये तीन फेजेस हैं, बी से बी बार, ये बी टू बी बार, दिस इज़ बीटा फेज विच इज़ ए लिक्विड फेज, एंड ए टू ए बार इज़ अल्फा फेज जो कि वो उस लिक्विड के ऊपर कोई वेपर्स या कोई एयर वगैरह है, जबकि एस टू एस बार ये इससे लिक्विड की सरफेस फेज है। तो बी टू बी बार दिस इज़ लिक्विड फेज, ए टू ए बार इज़ vapor phase or the phase which has air above the liquid, and S to S bar is the surface phase. अगर आप B से S की तरफ जाएंगे या A से S की तरफ जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस फेज बढ़ेगा, और A से S की तरफ जाने से A अल्फा फेज कम होगा, B से S की तरफ जाने से बीटा फेज जो है वो डिक्रीज होगा। अब अगर हम इस सिस्टम में एक रिवर्सिबल चेंज लेके आएँ तो जब रिवर्सिबल चेंज लेके आएंगे तो सिस्टम की जो टोटल फ्री एनर्जी वो चेंज होगी, और उसकी जो फ्री एनर्जी में चेंज है वो इन तीनों फेजेस की फ्री एनर्जी में चेंज के सम की इक्वल होगी। यानी जी अल्फ़ा की जो उसमें फ्री एनर्जी में जो चेंज आई, बीटा की जो फ्री एनर्जी में चेंज आई, और सरफेस फेज की फ्री एनर्जी में, इन तीनों को सम करेंगे तो टोटल फ्री एनर्जी में चेंज हमें मिल जाएगी। हमें क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से चेंज इन फ्री एनर्जी के लिए एक इक्वेशन पता है कि टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस समेशन आई म्यू आई डी एन आई। म्यू आई केमिकल पोटेंशियल, एन आई नंबर ऑफ मोल, यानी ये जो सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं हर कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल को उसके नंबर ऑफ मोल में जो चेंज आती है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा। फिर दूसरा कंपोनेंट है उसके जो केमिकल पोटेंशियल और उसके नंबर ऑफ मोल में जो चेंज आती है उसको आप ऐड करें। इस तरह सब कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम तीनों फेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब केमिकल पोटेंशियल क्या है? केमिकल पोटेंशियल पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पढ़ाया था कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम के हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में एक मिक्सचर है और उसमें हम किसी कंपोनेंट का एक मोल ऐड करते हैं तो उस मिक्सचर के लार्ज अमाउंट में एक मोल कंपोनेंट का ऐड करने से वॉल्यूम में जो चेंज आती है उस चेंज को हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम कहेंगे। इसी तरह से एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक मिक्सचर के अंदर ऐड करने से उसकी फ्री एनर्जी में जो चेंज आती है दैट इज़ नोन एज पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी ऑफ एडेड सब्सटेंस। अब ये हमारे पास अल्फा फेज की ये इक्वेशन जो 2 है, अब उसको इक्वेशन 2 को हम अल्फा फेज के लिए, बीटा और गैमा फेज के लिए हम लिखते हैं। तो अल्फा फेज के लिए ये हो जाएगी
यानी बाकी वही है, यहाँ पे जो वेरिएबल हैं एस है, वी है और एन है, उसके साथ अल्फ़ा हमने लगा दिया, बाकियों के साथ ये टी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट के साथ अल्फ़ा बीटा गामा नहीं ऐड असाइन किया जाता। इसी तरह से बीटा फेज़ के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी, डी जी बीटा इज इक्वल टू टी डी एस बीटा माइनस पी डी वी बीटा प्लस समेशन आई म्यू आई डी एन आई बीटा। अब गामा फेज़ यानी कि हमारे पास जो सरफेस फेज़ है उसके लिए हम थोड़ा सा इस इक्वेशन में चेंज लेके आएंगे, क्योंकि जब सरफेस फेज़ है तो उसमें सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है, और सरफेस टेंशन जब इन्वॉल्व होगी तो हम सरफेस टेंशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है? इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिट एरिया। तो वर्क क्या है? पी डी वी, एरिया डी ए। तो वर्क रिक्वायर्ड टू चेंज द सरफेस बाय यूनिट एरिया। चूँकि ये वर्क हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो लिहाजा ये नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ से माइनस पी डी वी को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास माइनस पी डी वी, ये जो माइनस पी डी वी है इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस पी डी वी इज इक्वल टू गैमा डी ए। तो अब ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, इसमें माइनस पी डी वी की जगह पे हमारे पास गैमा डी ए आ जाएगा। तो ये डी जी सरफेस के लिए टी डी एस प्लस गैमा डी ए सरफेस प्लस समेशन आई म्यू आई डी एन आई ऐसा आ गया। अब ये डी जी एस डी जी अल्फ़ा डी जी गैमा इन सब की वैल्यूज़ हम इक्वेशन जो सिस्टम की डी जी है उसमें पुट कर देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया अल्फ़ा के लिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया बीटा के लिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया गैमा। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है। अच्छा जी, अगर एक सिस्टम है जिसकी सरफेस जो है वो उसकी फ्री एनर्जी जो है, सिस्टम की फ्री एनर्जी जी से और इंट्रोपी जो है एस वो ज़ीरो से चेंज होकर डेफिनेट वैल्यू तक जाती है। यानी इनिशियल उनकी इंट्रोपी और फ्री एनर्जी ज़ीरो थी और वो फाइनल हो जाती है जी हो जाती है या एस हो जाती है। तो वो और उनका सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट रहता है और नंबर ऑफ मोल जो हैं वो एन आई भी कांस्टेंट रहते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 5, ये वाली इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी? यानी उसमें क्या होगा, जी जो है वो ज़ीरो से डेफिनेट वैल्यू तक आती है। जो डेफिनेट वैल्यू दैट इज जी, और इनिशियल क्या है? ज़ीरो। तो डी जी क्या हो जाएगा? जी। क्यों? इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है जी, इनिशियल है ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगी? जी। और डी एस क्या हो जाएगा? इनिशियल जो है वो ज़ीरो है तो डी एस पी एस रह जाएगा। एरिया कांस्टेंट है वो ए ही रहेगा, और नंबर ऑफ मोल एन आई कांस्टेंट है तो ये एन आई रहेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 7 ये बन गई। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिफरेंशियल ऑफ जी, टी एस का डिफरेंशियल क्या होगा? टी डी एस प्लस एस डी टी। गैमा ए का डिफरेंशियल क्या होगा? गैमा डी ए प्लस ए डी गैमा। और समेशन म्यू आई एन आई का डिफरेंशियल क्या होगा? म्यू आई डी एन आई एंड एन आई डी म्यू आई। इस इक्वेशन 8 को इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड आएगी और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 की राइट हैंड साइड आ गई। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, जो सेम टर्म्स हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया। डी ए डी गैमा अलग कर लें, बाकी टर्म को दूसरी साइड पे ले जाए। ये इक्वेशन बन गई 9। अब इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन ये बन गई। इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास डी गैमा इज इक्वल टू माइनस समेशन आई एन आई ओवर ए डी म्यू आई हो गया। एन आई ओवर ए, दिस इज द नंबर ऑफ मोल पर यूनिट एरिया। एरिया सरफेस एरिया के ऊपर जो नंबर ऑफ मोल है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज सरफेस कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज surface concentration represented by gamma. This is sign of sigma 1, sigma I। यानी ये जो नंबर ऑफ मोल किसी भी कंपोनेंट के हैं उसके नंबर ऑफ मोल जो सरफेस पे है उसको रिप्रेजेंट, जो सरफेस पे जो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट एरिया है दैट इज नोन एज सिग्मा आई। तो इसकी जगह हमने सिग्मा आई लिख दिया, ये आ गया।
ये इक्वेशन ए जो हमारे पास आई है ये गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन की जनरल फॉर्म है।